आखिरी डिलीवरी। उस जर्नल से बारिश और किसी और की जिंदगी की महक आ रही थी। मार्गो फिलने को यह एक मंगलवार के दिन मिला जिसे वह हमेशा हफ्ते का सबसे सच्चा दिन मानती थी। ना तो मंगलवार का झूठा वादा, ना ही शुक्रवार की हल्की फुल्की राहत। बस मंगलवार एकदम सीधा साधा और मौजूद, जो आपसे कुछ नहीं मांगता। अपना ट्रांजिट कार्ड ढूंढते हुए उसने इसे अपने कैनवास बैग की बाहरी जेब से निकाला और एक पल के लिए वह बस इसे घूरती रही, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी ऐसे शब्द को घूरते हैं जिसे आपने इतनी बार लिखा हो कि वह अब असली ना लगे। यह छोटा और भूरे रंग का था, इसका कवर नरम था और इसे बंद रखने के लिए इस पर एक लाल रंग का इलास्टिक बैंड लगा था। सामने की तरफ कोई नाम नहीं था, पीछे की तरफ भी कोई नाम नहीं था। बस नीचे दाहिने कोने में एक छोटी सी चिड़िया का चित्र बना था, जैसे किसी बनाने वाले का निशान हो। मार्गो ने कहा। 8:14 वाली बस में उसके बगल में बैठी महिला ने अपने फ़ोन से नज़र ऊपर नहीं उठाई। मार्गो ने उस जनरल को अपने हाथों में उलट पलट कर देखा। खोई हुई चीज़ों के लिए उसका अपना एक तरीका था। यूएसपीएस में 31 साल तक डाकिया के तौर पर काम करने से उसे यह तरीका मिल गया था। आप किसी ऐसी चीज़ को फेंक नहीं देते हैं जो किसी और की हो। आप उसे नज़रअंदाज नहीं करते। आप उसके असली मालिक को ढूंढते हैं, उसे उनके हाथों में सौंपते हैं और आपको एक ख़ास तरह की शांत संतुष्टि महसूस होती है, मानो दुनिया कुछ पलों के लिए फिर से पूरी हो गई हो। एक बार उसने एक ऐसा बटुआ लौटाया था जिसमें एक आदमी की पूरी पहचान छिपी थी। इमिग्रेशन के कागजात, उसकी माँ की तस्वीर, $43, और उस आदमी ने अपने घर के बरामदे की सीढ़ियों पर ही सबके सामने रोना शुरू कर दिया था। मार्गो ने उसके कंधे पर हाथ फेरा और कहा, यह तो रोज़ का काम है। जो बात सच भी थी और साथ ही किसी के द्वारा कही गई सबसे अधूरी बात भी थी। उसने उस जनरल को अपने बैग के मुख्य हिस्से में रख दिया और मन ही मन तय किया कि घर जाकर वह इसे देखेगी। बस इतना ही, ताकि उसे किसी का नाम मिल जाए। लेकिन दिक्कत यह थी, वह भूल गई। हमेशा के लिए नहीं और न ही लापरवाही से। बस उसकी ज़िंदगी में काम बहुत ज़्यादा थे। मंगलवार कब बुधवार बन गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी वाटर एरोबिक्स क्लास थी, उसकी बेटी बी के साथ लंच का तयशुदा कार्यक्रम था और मोहल्ले की उन बिल्लियों को खाना खिलाने का काम भी था जिन्होंने मिलकर यह तय कर लिया था कि उसके घर का पिछला बरामदा बिल्लियों की कूटनीति का एक दूतावास है। वह जनरल इस सब चीज़ों के दौरान उसके बैग में ही रहा। किराने की दुकान, फार्मेसी और शहर के बीचों बीच बस के 2 और चक्करों के दौरान भी। और उसे अगले सोमवार तक उसकी याद नहीं आई, जब जोरों की बारिश होने लगी और वह बस स्टॉप पर फंस गई और उसके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने उसे बाहर निकाला। उसने खुद से कहा कि वह सिर्फ पहला पन्ना देखेगी। पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे नहीं पता कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। डॉक्टर ओशोई ने इसका सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि चीज़ों को लिख लेने से उन्हें एक आकार मिल जाता है और कोहरे के मुकाबले आकार को ढोना ज़्यादा आसान होता है। मुझे लगता है कि वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और बेहतर उपाय भी नहीं है, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ। मेरा नाम इलियट है और मैं 34 साल का हूँ। मैं पहले एक साउंड इंजीनियर था। मेरे पास एक अपार्टमेंट था जिसकी खिड़की पूरब की ओर खुलती थी। मैं पहले ऐसा इंसान था जिसे मेरे दोस्त मुसीबत में होने पर फ़ोन करते थे। पहले था, पहले था, पहले था। मुझे अस्पताल छोड़े हुए 4 महीने हो गए हैं। मैं इस बारे में ईमानदार रहना चाहता हूँ। मैं इसे सजा संवार कर पेश नहीं करना चाहता।
मार्गो रुक गई। उसने ऊपर बारिश की ओर देखा, उसने फिर नीचे देखा। उसने बस स्टॉप पर ही वह पूरा जनरल पढ़ डाला और इस चक्कर में उनकी बस भी छूट गई। फिर वह ठंडी धातु की बेंच पर बैठ गई और उसे दोबारा पढ़ा। इलियट। अब उसे उसका नाम पता चल गया था, सिर्फ इलियट, कोई उपनाम नहीं। पिछले 6 हफ्तों से यह जनरल लिख रहा था। वह तारीखों से यह अंदाज़ा लगा सकती थी। उसने हर एंट्री की ऊपरी दाहिनी कोने में तारीखें लिखी थीं, साफ सुथरी और छोटी छोटी, ठीक वैसे ही जैसे कोई ऐसा इंसान लिखता है जिसने खुद को कम से कम एक चीज़ में तो एकदम सटीक होने की ट्रेनिंग दी हो। एंट्रीज की लंबाई एक जैसी नहीं थी, कुछ तो बस एक ही लाइन की थी, कुछ तो कई कई पन्नों तक फैली हुई थी और उनकी लिखावट उसके मूड के हिसाब से बदलती रहती थी। जब वह खुद को संभाल पा रहा होता था तो लिखावट कसी हुई और नियंत्रित होती थी, और जब वह खुद को नहीं संभाल पाता था तो लिखावट गोल गोल और जल्दबाजी वाली होती थी। उसने अपनी बहन माया के बारे में लिखा था, जो हर रविवार को फ़ोन करती थी और ऐसा दिखावा करती थी जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। उसने अपने नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाले पड़ोसी के कुत्ते के बारे में भी लिखा था, एक बीगल जिसका नाम सेंसस था, जो कभी कभी गलियारे में बैठा रहता था और इलियट को अपने कान खुजलाने देता था। बदले में वह इलियट से कुछ भी नहीं मांगता था। उसने अपने पुराने अपार्टमेंट की पूरब की ओर वाली खिड़की के बारे में लिखा था, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए, इससे पहले कि वह चुपचाप और बिना किसी नाटकीयता के घटना कहे, इससे पहले कि वह अस्पताल जाए, सफ़ेद दीवारें हो और सुबह की दवा के साथ दिया जाने वाला पानी का छोटा सा प्लास्टिक का प्याला हो। वह कभी कभी मजाकिया होता था, इससे वह हैरान हो जाती थी। एक प्रविष्टि में उसने एक अच्छा खाना बनाने की कोशिश की थी और गलती से कुछ ऐसा बना दिया था जिसे उसने संरचनात्मक रूप से सूप जैसा लेकिन भावनात्मक रूप से व्यक्तिगत विफलता बताया था। एक जगह उसने अपनी बहन द्वारा भेजी गई एक भयानक आत्म सहायता पुस्तक के बारे में लिखा था, जिसे उसने फिर भी शुरू से अंत तक पढ़ा था, क्योंकि यह कुछ करने के लिए था और क्योंकि माया का इरादा अच्छा था। वह स्पष्ट रूप से सीधे शब्दों में बहुत दर्द में था। वह नाटकीय दर्द नहीं था जो खुद को प्रकट करता था, वह शांत दर्द था, वह दर्द जो शरीर में मौसम की तरह बसा रहता था। यह कहानी का पहला भाग था। दूसरे भाग के लिए आप दूसरा वीडियो देखिए। थैंक्स।